हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 52 देखेंगे। पार्ट 51 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1605 MCQs। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या की गणना डैश में की जाती है। परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, इसीलिए आप आंसर को नैनोमीटर में ही टिक मारना अगर इस तरह का सवाल आए तो। वरना मापने के लिए हम लोग मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, एंगस्ट्रम में माप सकते हैं। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो हम लोग एंगस्ट्रम में माप सकते हैं, नैनोमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में यह लाइन लिखा हुआ है कि परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, तो आप नैनोमीटर को ही आंसर टिक मारना। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी ये जो दूसरा है ये पहले से संबंधित है, तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो ये तीसरे से संबंधित है। स्टील ये लोहे का अयस्क है, स्टील लोहे का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? इनमें से कौन सा अयस्क है जो कि एल्यूमिनियम से संबंधित है? तो हमारा आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट लिमोनाइट ये आयरन का अयस्क है। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को डैश भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है साबुन, एक होता है अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। दोनों ही लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सॉल्ट होते हैं। लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, यानी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण होते हैं। साबुन के केस में सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जबकि अपमार्जक के केस में अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। यहाँ क्षार लिखा हुआ है, मतलब ये जो लवण है ये क्षारीय है। दोनों में क्या होगा? लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा। दोनों में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण होंगे। साबुन के केस में सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट, अपमार्जक के केस में अमोनियम एवं सल्फोनेट सॉल्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पर साबुन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम या पोटेशियम। एक वस्तु पर कार्यरत एक डैश बल इसे गति प्रदान करता है। एक वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल इसे गति प्रदान करेगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर हम इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाएं, इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाएं, तो ये दोनों ही बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। तो हम इस पर बोल सकते हैं कि इस वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 है। तो अगर 0 है तो वस्तु ना ही इधर जाने वाला है ना ही इधर जाने वाला है। लेकिन मान लो अगर हम असंतुलित कर दें, इधर से 5 न्यूटन लगा, इधर से अगर हम 10 न्यूटन लगा दें, तो ये वस्तु इधर चलने लगेगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जो है 5 न्यूटन काम कर रहा है इस दिशा में। तो असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु में गति प्रदान हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। संतुलित होगा तो नहीं होगा। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? कौन सा एक फीचर है आयनिक कंपाउंड का? ये ढलवा और नरम होते हैं। ये नरम नहीं होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ज़्यादा बल लगाओगे तो ये टूट जाते हैं, ये नहीं होगा। ये सहसंयोजक आबंध, अगर आयनिक कंपाउंड है तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे कि NaCl। इनमें क्या है? आयनिक बॉन्ड है, यानी इसमें जो Na+ और Cl- है, इनके बीच में काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सहसंयोजक आबंध नहीं है। सहसंयोजक में तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सही है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये केरोसिन में घुलनशील होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये घुलनशील होते हैं, यहाँ घुलनशील है, ये घुलनशील हो जाएगा यहाँ पर। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अगर आप पेट्रोल लेते हो, केरोसिन लेते हो, तो इनमें ये नहीं घुलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करना है। ये है अभिकारक, ये है अभिकारक, ये है आपका एथेनॉल और ये है ऑक्सीजन। सारे में देखो प्रोडक्ट सेम ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जल है और ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है यहाँ पर। तो सारे में जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि उत्पाद है वो सेम ही बन रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो अभिक्रिया ये संतुलित हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। चेक कर लो आप कि इधर जितने परमाणु हैं तत्व के, इधर भी इतने ही होने चाहिए। यहाँ पर अगर देखो आप, कार्बन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है।
यहाँ पर देखो कार्बन एक ही है, ये कट जाएगा। यहाँ पर कार्बन देखो एक ही है, कट जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन एक ही है, ये भी कट जाएगा। बाकी सारे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 है और यहाँ पर एक 7 है। यहाँ पर देख लो आप इस सी वाले में, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और फिर यहाँ पर 3, 4 और 3 7 हो गया, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप हाइड्रोजन को भी चेक कर सकते हो। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डैश आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। पीएच 7 है यानी कि उदासीन है। पीएच को हम जैसे जैसे 7 से ऊपर बढ़ाएंगे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी कि बेसिक नेचर इंक्रीज करता चला जाएगा। क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज कर जाएगा। OH माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और जो हीम होता है, यहाँ पर जो हीमो लिखा हुआ है, इसमें होता है आयरन धातु। तो हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हीम वाला पार्ट होता है, दूसरा ग्लोबिन वाला पार्ट होता है। ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है और हीम में आयरन धातु मौजूद होती है। निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? ब्रेड मोल्ड, ये फंगस होते हैं, कवक होते हैं। नाम क्या है? राइजोपस। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक ब्रेड है, उस पर देखते हो अगर कुछ दिन आप खुले में छोड़ दो तो उस पर क्या होता है, वाइट कलर का फंगस लग जाता है, वो होता है राइजोपस, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। धारीदार पेशियां डैश होती है। धारीदार पेशियां यानी कि स्ट्राइएटेड मसल। हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह की पेशियां हैं, कार्डियक मसल, सेकेंड स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल पेशी, और तीसरी है चिकनी पेशी। पहली हृदय पेशी, दूसरी कंकाल पेशी, तीसरी चिकनी पेशी। अगर आप इस कार्डियक मसल को और इस आप स्केलेटल मसल को ध्यान से देखो तो आपको इसमें धारियां नजर आ रही है इस प्रकार से। इसी को बोलते हैं धारीदार पेशी या फिर रेखित पेशी हम लोग बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल बोलते हैं। और क्या अंतर है इसमें? देखो ये एक सेल को दिखाया गया है, इसमें एक न्यूक्लियस है और इसमें 3 न्यूक्लियाई है, टोटल 3 है, 1 2 3। तो जो धारीदार पेशियां होती है उसमें एक नाभिक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक नाभिक भी है, द्विनाभिक भी है, बहुनाभिक भी है। तो इसमें से हम क्या आंसर को टिक मारेंगे? तो आप इस विकल्प को भूल जाओ और इस पिक्चर से आप ध्यान में रखो कि जो धारीदार पेशियां होती है वो एक नाभिक वाले भी हो सकते हैं, एक से अधिक नाभिक वाले भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी पेशी है। अगर हृदय की पेशी है तो एक नाभिक वाली, अगर कंकाल पेशी है तो एक से अधिक नाभिक वाली पेशी होगी। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और क्या अंतर ढूंढ सकते हो आप? जो कार्डियक मसल के सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं, और जो कंकाल पेशी होते हैं वो उनके जो सेल होते हैं वो शाखित नहीं होते, यानी कि अनब्रांच्ड होते हैं, उनमें शाखाएं नहीं होती है। जो चिकनी पेशी है आप देखो, ये इसे हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है, स्पिंडल शेप ऐसे, जो किनारों पर पतली होती है, बीच में मोटी होती है, और ये भी एक नाभिक वाली पेशी होती है। और आप यहाँ पर ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जो हृदय की पेशी होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, जो चिकनी पेशी होती है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जो कंकाल पेशी होती है जिनके कारण आप गति कर पाते हो, अपने हाथ पैर उठा पाते हो, चल पाते हो, वो सब आपके कंट्रोल में होती है। तो स्केलेटल जो मसल है यानी कि जो कंकाल पेशी है वो ऐच्छिक पेशी है, बाकी ये दोनों जो है कार्डियक और स्मूथ ये अनैच्छिक पेशी है। तो इतनी सारी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम मूल्य के क्या होता है? 8 ओम, 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधक है जो कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समतुल्य प्रतिरोधकता नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर प्रतिरोध होगा। सिंपली प्रतिरोध कितनी होगी? समानांतर क्रम में लगे हुए हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि यहाँ पर 3 ही है तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर मान लो 4 होता तो यहाँ पर 1/R4 भी आ जाता। जितना होता उतना हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ से देखो R1, चलो ये हो गया R1, ये R2 और ये R3। तो 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/12, इसका हम LCM निकालेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 11/24। ये हमारा 1/R इक्विवेलेंट है। हमें क्या चाहिए?
आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य होता है, आर इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, 24/11 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर 12 होता, अगर यहाँ पर 12 होता तो 12 दूने में 24, हमारा आंसर 2 आ जाता, लेकिन यहाँ 12 से छोटा है वैल्यू, तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इस विकल्प को देखते हुए आप ये टिक मार सकते हो, 2 से थोड़ा सा बड़ा है। ये सारे जो आंसर हैं ये ओम में लिखे होंगे, ठीक है, ओम में। ओम ये एसआई मात्रक है प्रतिरोध के लिए। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। पित्त यानी कि बाइल, ठीक है, बाइल जो कि लीवर बनाता है, बाइल ये लीवर बनाता है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, और बाइल स्टोर होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि वसा का जो बड़ा ग्लोब्यूल होता है, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक फैट का ग्लोब्यूल है, इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। देखो ये फैट का एक बड़ा ग्लोब्यूल था, ये सारे भी फैट्स ही हैं, ऐसा मत समझना कि ये फैट का डाइजेशन हो रहा है, फैट का पाचन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैट का एक बड़ा सा ग्लोब्यूल है जो कि टूट गया फैट के ही छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। जब ये बड़ा था तो इस पर जो पाचक एंजाइम था जैसे कि लाइपेज, ये सही से काम नहीं करता। अब ये छोटा हो गया, अब ये छोटा हो गया तो जो पाचक एंजाइम्स होंगे ये आसानी से इस पर काम कर पाएंगे। तो ये जो है एक बड़ा ग्लोब्यूल टूट गया छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में, इसे बोलते हैं पाइसीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये हमारा आंसर। धातुएं डैश में पाई जाती है। धातुएं किस में पाई जाती है? धातुएं पाई जाती है पृथ्वी के भूपर्पटी में, यानी कि अर्थ क्रस्ट में। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम। डैश एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। आर्गन ये मोनो एटॉमिक है, कॉपर मोनो एटॉमिक है, क्लोरीन डाई एटॉमिक है, फास्फोरस ये टेट्रा एटॉमिक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो है P4। परावर्ती किरणों के यानी कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिषेधन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डैश होता है। देखिए ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, माफ करना, ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप यहाँ पर देखो जो प्रकाश की किरण है, ये जो वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर A और B, इससे प्रकाश की किरण टकरा करके ये गई दर्पण पे। तो यहाँ पर आप देखो एक प्रकाश की किरण ये है, ये, और एक प्रकाश की किरण ये है। दर्पण से टकराने के बाद आप देखो यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट पर दोनों किरणें आपस में मिलती है। ये वास्तव में मिल रही है, रियल में ये मिल रही है। तो रियल में मिलने के बाद जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है, वो वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर देखो ये ऊपर में ऐसे ए बी है और यहाँ पर देखो B डैश A डैश दिखाया गया है। जो एरो अभी यहाँ ऊपर था अब यहाँ पर ये नीचे दिखाया गया है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा हो चुका है। और क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये वास्तव में काट रही है एक दूसरे को, तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यही आप उत्तल के केस में देखो, उत्तल में जो प्रकाश की किरणें हैं ये सारी प्रकाश की किरणें हैं जो दर्पण से टकराने के बाद देखो एक दूसरे से दूर भाग रही है। ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। तो ये वास्तव में एक दूसरे को काट नहीं रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस पॉइंट F पर एक दूसरे को ये काट रही है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है तो हम बोलते हैं कि आभासी है, यानी कि वर्चुअल है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपने देखे कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। आंसर हमारा 3 हो जाएगा। डैश ये पुंकेसर के भाग है। पुंकेसर बोले तो स्टेमेन, पुंकेसर बोले तो स्टेमेन। जो फूल देने वाले पादप होते हैं यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका जो प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है। फूल में जो पुंकेसर होता है, ये जो स्टेमेन लिखा हुआ है इसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ये होता है नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर जिसे हम लोग बोलते हैं परागकोश, और एक होता है फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं तंतु। हमारा आंसर यहाँ पर परागकोश और तंतु हो जाएगा। तो स्टेमेन यानी कि पुंकेसर ये है नर प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग कौन है? यह है पिस्टिल, इसी को कार्पल बोलते हैं। इन्हीं के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, ओवरी यानी कि अंडाशय। तो ये जो बीच में जो है सेंट्रल पार्ट जो है ये है मादा प्रजनन अंग,
और ये जो पूरा आपको दिखाया गया है ऐसे इस प्रकार से, ये है एंथर और ये है फिलामेंट जो कि मिलकर बनाते हैं नर प्रजनन अंग। डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक मतलब जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता है। खांसना छींकना ये आपके बिना इच्छा के अनुसार ही हो जाता है। तो ऐसी क्रिया, ऐसे तो बहुत सारी क्रिया है, लेकिन इनमें जो खांसी है छींकना है ये कंट्रोल होता है, ये जो यहाँ पर मेडुला लिखा हुआ है, मेडुला, इसके द्वारा। यहाँ जो मज्जा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर मेडुला ही आपको लेना है, ठीक है, मेडुला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो प्रमस्तिष्क जो है, ये जो प्रमस्तिष्क है ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है, यानी मुख्य सोचने वाला भाग जो है ये प्रमस्तिष्क है। निम्न में से क्या एक पेशी उत्तक नहीं है? तो ये एक आपका एक फर्जी सवाल है। पेशी उत्तक नहीं, आप खुद देख लो। अभी आपने देखे थे 3 प्रकार के पेशी उत्तक होते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। हृदय की पेशी, कंकाल पेशी और चिकनी पेशी। यहाँ देखो लिखा हुआ है संयोजी उत्तक। हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक और एपिथेलियल उत्तक। यहाँ संयोजी उत्तक लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। उपकला उत्तक जो कि संयोजी उत्तक का ही प्रकार है, ये भी नहीं होगा। तंत्रिका उत्तक एक अलग प्रकार का उत्तक हो गया, ये भी नहीं होगा। और पेशी उत्तक पूछा है तो पेशी उत्तक लिख करके देने का क्या मतलब है यहाँ पर? तो इस प्रकार से ये एक फर्जी सवाल है। सवाल सही है लेकिन जो विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है इसका कोई सेंस नहीं बनता। आपको बताना है कि इन सारे अभिकारकों से मिलकर के कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जिसका इस्तेमाल कभी कभी भोजन को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। तो इन सब से ये है सोडियम क्लोराइड, ये है जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है अमोनिया। इन सब से बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। एक ध्वनि है जिसका फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 400 हर्ट्ज और जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि वेवलेंथ है ये है 2.5 मीटर, जिसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। ध्वनि की चाल क्या होगी? तो V = हो जाएगा लैम्डा इंटू में F, लैम्डा 2.5, F 400। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1000 मीटर पर सेकेंड। सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पेंटीन लिखा हुआ है। पेंटीन बोले तो कार्बन की संख्या 5। क्या 5 कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन की संख्या यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर पेंटीन लिखा हुआ है, यानी कि ये एल्कीन फैमिली का मेंबर है। एल्कीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, एल्कीन फैमिली का मेंबर है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो हमारा आंसर है ये गलत हो जाएगा। हमसे सही पूछा है ना, ये गलत मिलान है। यहाँ देखो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है। देखो कार्बन जहां पर भी होगा ना वो 4 बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ का कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। एक इस वाले कार्बन के साथ ये दिखाओ, ये दिखाया गया है, एक यहाँ और एक हाइड्रोजन के साथ, मतलब कुछ इस प्रकार से है। एक बॉन्ड अभी बचा हुआ है, ये 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन 3 ही बॉन्ड यहाँ पर बना रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 ही कार्बन है। पेंटीन में तो 5 कार्बन होने चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पेंटीन लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 ही कार्बन है, ये भी नहीं होगा। प्रोपीन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रोपीन का मतलब क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप। प्रोप के केस में कार्बन की संख्या 3, तो यहाँ पर 3 कार्बन है क्योंकि प्रोपीन है, एल्कीन का मेंबर है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी दे रखा है। क्या सारे के सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं? चेक कर सकते हो आप। ये वाला जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद देखो ये जो कार्बन है ये यहाँ पर देखो आप, एक बॉन्ड यहाँ पर ये बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, टोटल 3 और डबल बॉन्ड यहाँ पर है। मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर, इस वाले कार्बन के बारे में बोल रहा हूँ कि ये है H के साथ टोटल 2 बॉन्ड, एक इस वाले कार्बन के साथ, और यहाँ पर देखो ऐसे लिखा हुआ है। तो टोटल यहाँ 5 बॉन्ड बना रखा है। होने चाहिए 4 ही बॉन्ड, बना रखा है 5 बॉन्ड। तो हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि सवाल आपके एग्जाम में गलत पूछा था या फिर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर केवल CH होगा, केवल CH होगा, तब जाकर के हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर हम CH2 करेंगे तब जाकर के हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी आंसर टिक नहीं मार रहा हूँ, बस आपको मैंने ये चीज़ बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है। ये हमारा आंसर सही हो जाता अगर यहाँ पर
H होता केवल, ये हमारा आंसर सही हो जाता अगर यहाँ पर CH2 होता। सूत्र होता है आवर्धन का, सूत्र M बराबर HI बटे में HO। ये होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। I यानी कि इमेज होता है, O यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, M होता है आवर्धन, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO वस्तु की ऊंचाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब मेंस से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है? हमारे घरों में जो हम मेंस से विद्युत धारा लेते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू 20 एम्पीयर होता है। रेंज होता है 5 एम्पीयर से 20 एम्पीयर। 20 एम्पीयर तक हम ले सकते हैं। अगर उससे हम ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अति तापन हो जाएगा। एक फार्मूला होता है H बराबर I² RT। यहाँ देखो, अगर आप करंट के वैल्यू को बढ़ाओगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, यानी जो तार है वो गर्म हो जाएगी, तार जो है वो गर्म हो जाएगी। अगर हम करंट को 20 एम्पीयर से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 20 एम्पीयर तक ही लेना है, तो 20 एम्पीयर से अगर हम ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तारें जो है वो गल जाएगी, पिघल जाएगी। इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कई कारण हो सकते हैं। वोल्टेज का इंक्रीज होना, शॉर्ट सर्किट होना, या फिर क्या हो सकता है कि आप करंट ज़्यादा ले रहे हो। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चयन करना है। जैविक अम्ल, जैविक का मतलब यहाँ पर आपको लेना है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड रासायनिक उर्वरकों यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स से प्राप्त होता है, यह गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड है तो हमें ऑर्गेनिक मटेरियल से मिल जाएगा, प्लांट से मिल जाएगा, एनिमल से मिल जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर कहने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। प्रबल अम्ल बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो जल में टूट करके H+ देते हैं, वो भी कंप्लीट डिसोसिएशन। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो उसमें 99 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो H+ दे देते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, लगभग पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाता है, ये सही है। खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यानी कि अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि आपका HCl हो गया, HNO3 हो गया और HI हो गया, HF हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि आपका हो गया मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं कार्बनिक अम्ल की तुलना में। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के तुलना में, कार्बनिक अम्ल की तुलना में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तनु अम्ल, इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है। तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्ट, यानी आपने क्या करा है, अम्ल है उसमें बहुत सारा पानी मिला दिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि यूनिट वॉल्यूम में, अगर हम इकाई वॉल्यूम में देखें तो H+ आपको उसमें कम मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पानी मिला दिया उसमें बहुत सारा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, केवल A है जो कि गलत है। एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर, जैसे मान लो एक परमाणु हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा है फ्लोरीन, और ये दोनों आपस में आबंध बनाते हैं, सह संयोजन आबंध होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चाहे आप इस दोनों को छोड़ो, मैं यहाँ पर एक जनरल ले लेता हूँ। मान लो एक परमाणु A है और दूसरा B है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि B के पास विद्युत ऋणात्मकता अधिक है A से, तो ये B वाला क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, ये अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती तब इलेक्ट्रॉन किसी के पास खिसकने वाला नहीं था। तो ये जो आकर्षित करने की क्षमता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, विद्युतीय ऋणात्मकता बोलते हैं। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील हो जाएगा। लोहे की कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे की कील की डेंसिटी जल के डेंसिटी से, वाटर के डेंसिटी से अधिक होता है। कॉर्क हो गया, बर्फ, थर्मोकोल, इन सब का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति है और अयस्क को गर्म किया जाता है। धातु के जो अयस्क होते हैं उनको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसे बोलते हैं भंजन। भंजन बोले तो रोस्टिंग, अंग्रेजी में भंजन को रोस्टिंग बोलते हैं। ये भी आप ध्यान में रखो कि ये जो भंजन है ना, ये सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिंक सल्फाइड है, इसी को हम लोग जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये जिंक का एक अयस्क है, जिंक का ये अयस्क है और ये सल्फाइड अयस्क है, जिंक का ये सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसे बोलते हैं भंजन, रोस्टिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। इसी का मान लो हम कार्बोनेट और लेते हैं, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, ये भी अयस्क था, ये भी अयस्क है, ये है सल्फाइड अयस्क, ये है कार्बोनेट अयस्क। अब इसको हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, तब हम इसे निस्तापन बोलेंगे। यहाँ पर निस्तापन है, निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन। ये है रोस्टिंग और ये है कैल्सिनेशन। आप ध्यान में रख सकते हो, देखो यहाँ सी है, सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट। तो कार्बोनेट और को ऑक्सीजन के अब्सेंसी में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना कैल्सिनेशन कहलाता है। रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग में होगा सल्फाइड और को गर्म करना, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दोनों में सेम ही चीज मिलने वाला है, इन दोनों में हमें जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, यानी दोनों में ऑक्सीकरण होगा, जिंक का ऑक्साइड मिलेगा। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश से बढ़ेगी। यहां देखिए आप, गतिज ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, संवेग का स्क्वायर बटे में 2 गुने में द्रव्यमान। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल इसी फॉर्मूले पर बनेगा। यदि एक वस्तु का संवेग 20% बढ़ता है, 20% बोले तो 1/5, 20% बोले तो 1/5। तो मान लिया कि स्टार्टिंग में जो संवेग था वो 5 था, तो बाद में कितना हो जाएगा, 20% बढ़ा दो, 5 का 20% 1 होता है, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। शुरुआत में 5 था, बाद में 6 हो गया। हमें गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई वही निकालना है प्रतिशत में। तो सबसे पहले हमें परिवर्तन निकालना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जितनी ऊर्जा थी उसके रिस्पेक्ट में कितना परिवर्तन हुआ, और फिर बाद में हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा निकालेंगे यहाँ पर। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक संवेग का स्क्वायर बटे में 2m। प्रारंभिक संवेग हमारे यहाँ पर 5 है, तो 25 बटे में 2m। अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम संवेग जो कि 6 है और बटे में 2m। इसको हम इस वाले वैल्यू में पुट करेंगे। गतिज ऊर्जा अंतिम 36/2m, प्रारंभिक 25/2m और बटे में इनिशियल, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना था उसी के रिस्पेक्ट में हम बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2m से 2m यहाँ पर खत्म हो जाएगा, बचेगा 36 माइनस में 25 बटे में 25 गुने में 100, 44% हमारा आंसर आ जाएगा। डी हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो x मान कर भी बना सकते हो, x मानोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मान लो पहले कि संवेग जो है पहले x था, बाद में कितना हो जाएगा, x प्लस x का 20%। फिर आप गतिज ऊर्जा निकालोगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए आप इस प्रकार से बनाओ तो आसानी से ये बनेगा। यदि किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे स्थित टरबाइन व्हील में पानी गिरता है तो टरबाइन में पानी का वेग ज्ञात करें। यह सवाल है कुछ ऐसा कि h हाइट से किसी वस्तु को गिराया जाता है। गिराने का मतलब u बराबर 0, तो जमीन पर टकराने से ठीक पहले, जमीन से टकराने से ठीक पहले, या फिर बोल दो कि जमीन पर जिस स्पीड से वो टकराएगी वो स्पीड कितनी होती है। ये इसी प्रकार का सवाल है। यहाँ पर जो है टरबाइन पर पानी गिर रहा है, तो जिस स्पीड से टरबाइन पर पानी गिरती है वो हो जाएगा हमारा √2gh। यह फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो, जब वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो जमीन पे जिस स्पीड से वो वस्तु टकराती है उसकी स्पीड हम इस प्रकार से लिखेंगे। 2 हो जाएगा, g का मान 9.8 लेना है, h का मान हमारा यहाँ पर 19.6 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 19.6 इंटू में 19.6, ये पेयर में है तो रूट हटा करके हमारा 19.6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसीलिए यहाँ पर 9.8 आपको लेना है,
ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद 19.6 आ जाए और यहाँ पर हमें जोड़े में मिल जाए। बी हमारा आंसर। क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? एक क्लेमाइडोमोनास और दूसरा आप याद रखो क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों एक कोश के शैवाल है, यूनिसेलुलर एल्गी है, एक कोश के शैवाल है। पढ़ाने के लिए आपको थैलोफाइटा के अंदर पढ़ाया जाता है, थैलोफाइटा के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, इसे किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर माना जाता है। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर माना जाता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सारे जो थैलोफाइट्स होते हैं यानी थैलोफाइटा समूह के अंदर जो पादप आते हैं वो सारे के सारे एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं। सारे थैलोफाइट्स शैवाल हैं लेकिन सारे शैवाल थैलोफाइट्स नहीं हैं। हम लोग थैलोफाइटा ग्रुप को एल्गी ग्रुप इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि जितने भी थैलोफाइट्स हैं वो सारे शैवाल हैं, लेकिन सारे शैवाल को आप थैलोफाइट नहीं बोल सकते। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये हरे शैवाल है और ये एक कोश के शैवाल है और ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दर्पण समीकरण, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। f होता है फोकस दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जो दूरियां हम लोग मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? अभिसरण का बिंदु यानी जहां पर सारी जो किरणें हैं वो मिलती हैं। कन्वर्जिंग पॉइंट हम जिसे बोलते हैं अभिसरण बिंदु, यानी कि सारी किरणें वहां पर मिलती हैं। तो दो चीजें हो सकती है, या तो वास्तव में मिलती है जो कि इस उत्तल लेंस के केस में होता है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है जो कि अवतल लेंस में होता है। यहाँ पर देखो दर्पण से अपवर्तित होने के बाद अवतल लेंस में वो दूर भागती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस पॉइंट पर ये किरणें मिल रही है। और इस वाले केस में क्या है, वास्तव में अपवर्तित होने के बाद किरणें मिल रही है। तो दोनों ही केसेस के अंदर जो किरणें हैं वो मिलती है फोकस पे। डी हमारा आंसर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं डैश होती है। देखो प्रतिरोधकता और चालकता में उल्टा रिलेशन होता है। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं, चालकता को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, और इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। प्रतिरोधकता जितना ज्यादा, चालकता उतना ही कम। अगर चालकता ज्यादा है हम बोलेंगे कि वो उतना ही अच्छा सुचालक है। चालकता अगर अधिक है, अगर ये सिग्मा ज्यादा है, हम बोलेंगे कि अच्छा सुचालक है। अगर ये ज्यादा है यानी कि खराब सुचालक है। अगर निम्न प्रतिरोधकता है मतलब चालकता अधिक है, निम्न प्रतिरोधकता यानी कि चालकता अधिक है तो सुचालक की तरह व्यवहार करती है। ये हमारा पार्ट 52 यहाँ पर समाप्त होता है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 53 में। थैंक यू सो मच।